जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक आप लोगों के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का सभी पेपर का क्लास करवा रहा है। तो आज हम लोग MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट 19 करेंगे। और हम लोगों ने MPS 001 का यूनिट 1 से लेके यूनिट 18 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ बात, जो हमारा इंडिया ई बुक के द्वारा जो ई बुक लॉन्च हुआ है, तो उसको आप खरीद सकते हैं बहुत ही सुलभ मूल्य से। कैटालॉग में जाइए इंडिया ई बुक के, वहाँ पे आप एग्ज़ाम सारथी मिलेगा आप लोगों को। तो वहाँ से अपना किताब सिलेक्ट कीजिए और ख़रीद लीजिए। और हमारा किताब का जो विशेषता है वो है, हर यूनिट का सामारी कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसके बाद जो बुक का जो क्वेश्चन है वो भी दिया गया है सॉल्व, और पिछले 7 अटेम्प्ट का सॉल्व क्वेश्चन इग्नू का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। हम लोगों ने पिछले दिन यूनिट 18 किया था, जो लेलिन मार्क्स, कार्ल मार्क्स, लेलिन, उसके बाद माओ के बारे में था। अभी हम लोग यूनिट 19 करेंगे, जिसमें लुकास, ग्राम्सी और फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये भी मार्क्सवादी है। ठीक है, तो यूनिट 18 और 19 एक साथ पढ़ना है आप लोगों को। इस यूनिट में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, उसके बाद जॉर्ज लुकास देखेंगे, उनका कुछ काम देखेंगे, जैसे रिजेक्शन ऑफ डायलेक्टियल मटेरियलिज्म जो था मार्क्स का, उसको रिजेक्ट किया था। फिर डेनियल ऑफ लिलन वैनगार्ड थीसिस, लिलन ने वैनगार्ड थीसिस बनाया था, वैनगार्ड पार्टी के बारे में बताया था, उसको भी मतलब खारिज किया था। फिर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वस्तु और विषय के मतलब बीच का जो संबंध है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे एंटोनियो ग्राम्सी को, नोशन ऑफ, उनका नोशन ऑफ हेजीमोनी, आधिपत्य की जो आइडिया है उसको। फिर रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसॉफी ऑफ प्रैक्सिस, रिलेशन बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर एंड नोशन ऑफ हिस्टोरिक ब्लॉक। फिर हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल थ्योरी। तो इसमें हम देखेंगे अपोजिशन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, क्रिटिक्यू ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म इन सर्च ऑफ इमेंसिपेशन, मुक्ति के संधान पे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हमारा आज का यूनिट नंबर 19। तो इससे पहले आप किताब रेडी कर लीजिए इग्नू का, और पेन पेपर जो चाहिए वो भी रेडी कर लीजिए। और हम लोग इस चैप्टर के आखिर में इग्नू के बुक का जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, और पिछले 6 अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और चैप्टर जब भी करेंगे तभी किस टॉपिक से मतलब कब क्वेश्चन आया या कब का बुक का क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन। तो हालांकि आप लोगों को पता है यूनिट 18 में हम लोगों ने मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद से जुड़े हुए 3 व्यक्ति के बारे में चर्चा किए थे, मार्क्स, लेनिन एंड माओ के बारे में। और उन लोगों ने बहुत मतलब रिवोल्यूशनरी वर्क किया था, जैसे कि लेनिन और मार्क्स ही मतलब सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी वर्क किए थे। लेनिन ने, आप लोगों को पता होगा, सोवियत यूनियन में, और माओ ने चाइना पे रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया था। इस यूनिट में हम मतलब 3 मेजर स्ट्रीम देखेंगे, और 3 मेजर स्ट्रीम देखेंगे जो मार्क्सवाद के हैं। पहला देखेंगे लुकास, जो हंगरी से रिलेटेड है। फिर ग्राम्सी एंड इटालियन। फिर देखेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि जर्मनी पे है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर कंट्रीब्यूशन इज मोर थ्योरी देन रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थियोरिटिकल है, उनका कोई रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, वो थियोरिटिकल प्रैक्टिस ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब अदर मार्क्सिस्ट फॉलोअर्स भी है, जैसे टॉर्स्टी, फेलेंकबॉक, स्ट्रेजेनोविक, एल्थुसर, कोलाकोवास्की, पुलांताज। तो इन्होंने भी मार्क्सिस्ट थ्योरी में, मार्क्सवाद में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। सिमिलरली और भी है, जैसे कि ची गुबेरा, रेजिस डेब्राय, फैंड्स फैनॉन। तो उन्होंने भी मार्क्सिस्ट थ्योरी का, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी और रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस, उनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन था। हालांकि इस यूनिट में हम लोग सिर्फ इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, लुकास, ग्राम्सी एंड द फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जॉर्ज लुकास से हम शुरू करते हैं। ही वॉज बोर्न इन बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी पता है आप लोगों को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ऑस्ट्रो हंगिया करके एक किंगडम था, तो वहाँ से शुरू हुआ था। वो फर्स्ट, उनका जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, उनका हत्या कर दिया गया था सेरोवेजो पे। तो हुई हंगरी। तो हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। अभी हंगरी बहुत छोटा ही है, तुड़ के बिखर गया। अभी हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट।
तो बुडापेस्ट पे उनका जन्म हुआ जॉर्ज लुकास का। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन एंड हिंडलबर्ग। ही हैड डाइवर्स इंटरेस्ट, उनका मतलब विविध हित था। During the first phase of his life, even while he was studying, he devoted considerable time to literacy criticism। तो जब मतलब उनके जीवन के पहले चरण के दौरान जब वो अध्ययन पे थे कर रहे थे, तब उन्होंने साहित्यिक आलोचना के लिए काफ़ी समय दिया था। तो इन दिस फील्ड उन्होंने बहुत सारा काम किया था, जैसे कि सोल एंड फॉर्म फिर 1910 में पब्लिश हुआ, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा 1911 में, एस्थेटिक कल्चर 1913 में, एंड द थ्योरी ऑफ नोबेल 1916 पे। He joined the Communist Party of Hungary and became education minister in 1919 in the short-lived communist government। जब वो कुछ ही दिनों के लिए जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे सत्ता पे आया था हंगेरी पे, तभी वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे हंगेरी के। आफ्टर द फॉल ऑफ द कम्युनिस्ट रिजीम ही वाज ट्राइड बाय द हंगेरियन गवर्नमेंट एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। तो जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पतन हो गया तो हंगेरी का गवर्नमेंट ने उनको मतलब डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया था। वो हंगेरी से भाग गए थे, 20 सालों के लिए वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड सोवियत यूनियन पे रहे थे। ही वॉज ड्यूरिंग हिज स्टे इन ऑस्ट्रिया that he wrote his most seminal work, History and Class Consciousness. This is the most important work of Lucas and it has influenced a large number of Marxists. In fact, the student movement in France and in other countries of Europe in 1960s is said to have inspired by his work। द फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था जर्मनी का, वो भी लुकास से बहुत इन्फ्लुएंस था। ही रिटर्न टू हंगेरी इन 1945 टू बिकेम ए प्रोफेसर ऑफ एस्थेटिक्स एट बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी। Here he got actively involved in the political activities and consequently became a target of serious criticism। In 1956, in the wake of de-Stalinization, he became the Minister of Culture in the communist government of Imre Nagy in Hungary for a few months. After the fall of this government, he was deported to Romania, but he returned in 1957. Thereafter, till his death in 1971, he was engaged in writing philosophical and literary work। रिजेक्शन ऑफ डायलेक्ट्रियल मटेरियलिज्म। तो आप लोगों को पता होगा मार्क्स जो है उन्होंने मतलब प्रिडिक्ट किए थे कि कैपिटलिज्म जब बढ़ते बढ़ते मतलब ऐसे पोजीशन में चला जाएगा जो सर्वहारा वर्ग है वो ओवरथ्रो करके फेंक देगा कैपिटलिस्ट लोगों को। हाउएवर इट वाज नोटिस ड्यूरिंग 20th सेंचुरी दैट द प्रिडिक्शन ऑफ मार्क्स डिड नॉट कम ट्रू। तो 20th सेंचुरी आ गया, फिर भी मार्क्स का जो प्रिडिक्शन था, जो भविष्यवाणी था, वो नहीं मतलब सफल नहीं हो रहा था, सिद्ध नहीं हो रहा था। कैपिटलिज्म कंटिन्यूज टू ग्रो डिस्पाइट इट्स पीरियोडिक क्लास क्राइसिस। उसका बहुत सारा क्राइसिस के वजूद भी वो मतलब बढ़ता ही जा रहा था। लुकास आर्गुड दैट द ओवरथ्रोन ऑफ कैपिटलिज्म, द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोलेटारिएट क्लास, सर्वहारा वर्ग, was not enough as Marx had argued। This proletariat must also acquire revolutionary consciousness। तो ऑटोमेटिक ऐसे ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं कैपिटलिज्म को ऐसे ओवरथ्रो कर नहीं पाएंगे। लुकास कहते थे कि इसके लिए एक रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस जरूरी है। He was critical of the view that Marxism was physical sciences। He criticized Engel's argument that human behavior was governed by dialectical laws। He rejected the Marxian theory of dialectical materialism. Likewise, Gramsci questioned the very Marxian view that the economic base determines the ideological political superstructure। He tried to explain how one class maintains its hold on other। He argued that the rule of one class over the other does not depend merely on economic and physical power, it depends on the ability of the ruling class to impose its social, cultural, and moral values on the ruled। Thus,
While Lucas emphasized the rule of consciousness instead of material forces, Gramsci highlighted the role of cultural aspects instead of the economic base determining the superstructure. Lucas carried out philosophical revisionism of Marxism. लुकास ने मार्क्सवाद को एक दार्शनिक संशोधनवाद किया. He questioned several key aspects of Marxism and Leninism. उन्होंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रमुख पहलू पर सवाल उठाया. He attacked historical materialism, which is the very basis of Marxism. उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद पर प्रहार किया जो मार्क्सवाद का मूल आधार था. He argued that it was vulgar Marxism to say that a set of economic laws will determine whether the situation was ripe for revolution or not. उन्होंने तर्क दिया कि यह कहना अतिष्ठ मार्क्सवाद था कि आर्थिक कानूनों का एक सेट है यह निर्धारित करने के स्थिति के लिए तैयार थी या तैयार नहीं थी. फिर हम देखेंगे डिनायल ऑफ लेलिन्स वैनगार्ड थीसिस. लेलिन ने, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एक थीसिस दिया था पार्टी का, वैनगार्ड पार्टी, तो उसको भी रिजेक्शन किया था, उस सिद्धांतों का भी खारिज किया था लुकास ने. ठीक है. कॉन्शसनेस इज द वे डज नॉट रिमेन ए सुपरस्ट्रक्चर कैटेगरी एज इन मार्क्स. इस तरह से चेतना मार्क्स की तरह एक अति संरचनात्मक श्रेणी नहीं रहती है. इन लेनिन्स पोजिशन एज stated in What is to be Done, the proletariat can acquire revolutionary consciousness only by relying on outside elements, प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज. तो वैनगार्ड थ्योरम में क्या क्या था, एक पार्टी बनाया गया था और वो पार्टी को मतलब जो प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी है वो लोग चलाएंगे. तो लुकास क्या कहते थे, ऐसे जो बाहर के आदमी थे, प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी जो है वो बाहर के, वो लोग नहीं चला पाएंगे. इसके वजह से उन्होंने और एक सिस्टम बनाया, उसको कहा जाता था वो वर्कर्स काउंसिल. मतलब वर्कर्स लोगों में से ही कुछ बन के वो एक काउंसिल बनाएंगे, वो लोग नियंत्रण करेंगे, वो लोग मेंटेन करेंगे कैसे चलेगा. ठीक है. तो उनका जो बाहर का वाला जो कॉन्सेप्ट था प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी का, उसको खारिज किया था लुकास ने. अगला है रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु और विषय के बीच में जो संबंध है उसको. In classical materialism, consciousness is considered a mere reflection of reality, and the only valid category is totality, which can be grasped by the dialectical method alone. Lucas calls it the reflective or copy theory of the knowledge, which apparents a false objectivity. तो लुकास ने क्या कहा था, इसको एक फॉल्स ऑब्जेक्टिविटी कहा था. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट ऑफ लुकास. लुकास इसे चिंतनशील या ज्ञान की प्रतिलिपि सिद्धांत कहते हैं जो एक छूटी निरपेक्षता को स्वीकार करता है. He is saying that to stop at the reality or a mere object is to grasp only at appearance of things. According to him, revolutionary praxis of the proletariat enables it to have a new and higher form of consciousness. When the proletariat begins to see that in capitalism it has become a mere commodity or a mere object, it ceases to be a mere commodity and mere object. It becomes a subject. जब सर्वहारा वर्ग ये देखना शुरू करता है कि पूंजीवाद में ये एकमात्र वस्तु या एकमात्र वस्तु बन गया है, तो ये केवल एक वस्तु और एकमात्र वस्तु नहीं रह जाता है, ये एक विशेष मतलब विषय बन जाता है. Thus comprehension of this reality enables it to change this reality. इस प्रकार इस वास्तविकता की समझ ऐसे ही वास्तविकता को बदलने में सक्षम बनाती है. Lucas further argued that object and subject are not related to each other as base and superstructure, but coexist in a single dialectic. In other words, while Marx had argued that it is the material condition of society which change history, according to Lucas, consciousness is not a simple reflection of the process of history,
but it truly is an agent by which history may be transformed. दूसरे शब्दों में, जबकि मार्क्स ने तर्क दिया था कि इस समाज की भौतिक परिस्थितियां है जो इतिहास को बदल देती है, लुकास के अनुसार चेतना इतिहास की प्रक्रिया का एक साधारण प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ये वास्तव में एक एजेंट की है जिसका द्वारा इतिहास को बदला जा सकता है. Thus, consciousness is the most decisive factor in the self-liberation of the proletariat. It is through the acquisition of revolutionary consciousness that proletariat transform itself, a class in itself, to a class for itself, from an object of history to a subject of history. एंटोनियो ग्राम्सी. तो नेक्स्ट जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी. अभी हम इटाली पे आ गए, जो राहुल गांधी जी का ननियाल है वहाँ पे. ठीक है, तो ग्राम्सी कहाँ के थे? राहुल गांधी जी के ननियाल इटाली के. ग्राम्सी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, सार्डिना, in the poorest region of Italy. His father was arrested for embezzlement when Gramsci was a small child and sentenced to 5 years of imprisonment. Embezzlement मतलब कुछ कैश का चोरी कर लिया था उन्होंने, इसके वजह से उनको 5 साल का imprisonment जेल हो गया था. In his absence, the family lived in utter poverty because of the Gramsci suffered physical deformity and became hunchback. After some elementary education, Gramsci started working in a office. उनको जॉब मिल गया ऑफिस में. इन 1911 ही won a scholarship and joined Turin University. At Turin, he noticed that there was a lot of difference in the standard of living in the rural areas of Italy and in cities. तो तुरिन में जब वो थे तभी उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत डिफरेंस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जो रूरल पीपल है और जो सिटीज़ में रहते हैं उनके बीच. तो जब वो यूनिवर्सिटी में रहते थे, उन वहाँ पे रहने के वक्त में वो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर लिए थे. तो उन्होंने वो कुछ टाइम में मतलब धीरे धीरे वो मार्क्सिस्ट आइडिया के प्रति मतलब उनका लगाव बढ़ रहा था. वो मतलब और भी इन्फ्लुएंस थे, जो कोड्स थे उनका भी, जो कल्चरल रूल था उनको भी फॉलो करते थे वो. तो वो एक्चुअली मार्क्सिज्म और कोड्स दोनों को ही फॉलो करते थे. इन 1914 से 15 में वो मार्क्स के मतलब बहुत सारा लेक्चर अटेंड किया था उन्होंने, और मतलब मार्क्स के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो गए थे. और उन्होंने वर्कर मूवमेंट्स में भी ज्वाइन किया. फिर उन्होंने मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म किया 1921 में, जिसमें वो फाउंडिंग मेंबर भी थे. Soon he became in its जनरल सेक्रेटरी. उसके बाद इसका जनरल सेक्रेटरी भी रहे. उसके बाद वो इलेक्टेड होके इटालियन पार्लियामेंट में भी रह चुके थे. ही वॉज अरेस्टेड इन 1926. वो अरेस्ट भी हुए थे when the wake of fascism and remained imprisonment till his death. तो उनका मृत्यु जेल पे भी हुआ था. तो जेल पे जब भी रहते थे वो जेल में भी बहुत सारा काम किया, बहुत सारा राइटिंग किया, बहुत सारा बुक पब्लिश किया. उनका जो जेल का जो किताब था उसको मतलब प्रिजन नोटबुक कहा जाता है. इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारा बुक्स जैसे मॉडर्न प्रिंस और अदर राइटिंग्स भी लिखे थे उन्होंने. ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं. उनका पहला जो थ्योरम था नोशन ऑफ हेजीमोनी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है और जून 2021 में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. इस साल जून एटम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा. नोशन ऑफ हेजीमोनी, आधिपत्य की धारणा. Gramsci's prison notebook and modern prints and other writings deal with diverse issue of politics, history, culture and philosophy. तो ग्राम्सी जो जेल का जो नोटबुक था वो सब उनका राइटिंग जो था वो राजनीति, इतिहास, संस्कृति और दर्शन के विविध मुद्दों से संबंधित थे. आउट ऑफ ऑल दिस हिज नोशन हेजीमोनी इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राम्सी. तो इसको मतलब बहुत सिग्निफिकेंट और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन माना जाता है ग्राम्सी का. सोसाइटी में दो प्रकार का क्लास होता है. एक क्लास है जो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है, और दूसरा क्लास है जिनके पास लेबर पावर रहता है. तो जो लेबर पावर वाला लोग जो है उनको, जो क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है, वो उनको एक्सप्लॉइट करता है और यूज़ करता है. Thus, in the Marxian scheme, the capitalist state is the managing committee of the bureaucracy, which facilitates and legitimates the
processes in the society. It is the economic power that enables the ruling class to remain in power. ये एक इकोनॉमिक मतलब पावर है जो रूलिंग क्लास को मतलब हमेशा ही रूलिंग पे बनाए रखता है. ग्रामसी कॉन्टेस्टेंट दिस मार्क्सियन पोजीशन, उन्होंने इस मार्क्सियन पोजीशन को मतलब चैलेंज किया था. He argued that the ruling class maintains its domination in diverse way, including the use of force, use of economic power, and the use of consent of the ruled. In other words, the bureaucracy class maintain its domination. तो मतलब क्या हुआ था, जो मार्क्स क्या कहते थे कि वो मतलब फोर्स अप्लाई करके जो डोमिनेंट क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी क्लास है, वो मतलब लेबर क्लास को मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है. लेकिन ग्रामसी कहते थे ये इकोनॉमी, ये सिर्फ मतलब फोर्स अप्लाई करके नहीं, अदर फोर्स के अलावा बहुत सारा नॉन कोऑर्सिव वे अप्लाई करके भी इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे कि मतलब इकोनॉमिक पोजीशन का फ़ायदा उठा के. ठीक है. Gramsci argued that the ruling class uses various processes of socialization to impose its own culture on their rule. The ruling class attempts to control the minds of men by imposing its own culture on them in several subtle ways. So, cultural hegemony of the ruling class is the basis of its ruling power. कल्चरल हेजीमोनी, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में ने हमारे ऊपर अपना कल्चर, अपना इंग्लिश बोलना, वो सब ब्रिटिश ने हम लोगों को मतलब थोपा था. ठीक है. Gramscian argument the rule of ideas and culture became central instead of economic factor. Gramsci also suggested a system of alliance for the working class to enable it to overthrow the bureaucracy rule. He emphasized the need for creating a. अगला जो है रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. ग्रामसी आर्ग्यूड दैट इट does so with the help of intellectuals, but he added the intellectuals could also play a significant role in the revolutionary transformation of society. He argued that intellectuals provide a philosophy for the masses so that they do not question the ruling position of the bureaucracy. इन दिस रेस्पेक्ट ग्रामसी टॉक्स, उन्होंने दो प्रकार का मतलब इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बोले थे. एक है ट्रेडिशनल, दूसरा है ऑर्गेनिक. ट्रेडिशनल जो है वो मतलब कहते हैं हम किसी क्लास से जुड़े हुए नहीं है, और जो ऑर्गेनिक है वो कहते हैं हम किसी न किसी क्लास से जुड़े हुए हैं. अगर हम रूलिंग क्लास से हो सकते हैं, और जो जो मतलब मास है और जनरल पीपल है उन क्लास से भी हो सकते हैं. Those who are associated with the ruling class came out ideas which helps in legitimating the rule of one class over the other. Those who are associated with the masses work for provide leadership to bring about revolutionary change in the society. Such intellectuals emerge from within the working class. Philosophy of praxis. ग्रामसी ने अपना जेल के टाइम पे प्रिजन नोटबुक लिखा था. तो वो जो प्रिजन नोटबुक है वो एक प्रकार का मतलब डेवलप्ड वर्जन है हेगेलियनिज्म का. हेगेल ने जो दर्शन दिया था उसका एक मतलब डेवलप्ड दर्शन कह सकते हैं इसको. फॉर हिम फिलोसॉफी ऑफ प्रैक्टिस इज इंटरेक्शन ऑफ थ्योरिटी एंड प्रैक्टिस. फिलोसॉफी ऑफ प्रैक्टिस क्या है, जो इंटरेक्शन है थ्योरी और प्रैक्टिस का. और ये ऐसे टाइप के बनाया गया है जैसे कि मतलब थ्योरी जो है वो प्रैक्टिस को एनरिच करे, और प्रैक्टिस जो है वो थ्योरी को एनरिच करे. इसे कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ प्रैक्टिस. अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द बेस एंड द सुपरस्ट्रक्चर एंड द नोशन ऑफ हिस्टोरिक ब्लॉक. जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1914-15 में क्या हुआ था, ग्रामसी ने बहुत सारा लेक्चर अटेंड किया था मार्क्सिज्म के ऊपर, और उन्होंने मतलब देखा था गॉट इंटरेस्टेड द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशन जो था बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का. तो उसके ऊपर देखते देखते उनका खुद का भी मतलब मार्क्सिज्म का थ्योरी से मतलब उनका थोड़ा अलग सा मतलब चिंता हुआ. वो सोचते थे नहीं ऐसा बेस और सुपरस्ट्रक्चर ऐसा नहीं है. उन लोगों के जब मतलब बेस और सुपरस्ट्रक्चर मिलता है वहाँ पे एक हिस्टोरिक ब्लॉक क्रिएट होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया था. ठीक है. ग्रामसी मॉडिफाइड द मार्क्सियन पोजीशन, उन्होंने मार्क्सियन पोजीशन को मॉडिफाई किया था. उन्होंने हिस्टोरिक ब्लॉक के बारे में बताया था. द हिस्टोरिक ब्लॉक फॉर ग्रामसी वाज अ सिचुएशन विद both objective and subjective forces combine to produce revolutionary situation. It is a situation when the old order is collapsing and there are also people with will and historical insights to take advantage of this situation.
The union of base and superstructure, material conditions, and ideologies constitute the historic bloc. In other words, even when the material forces reached a point where revolution is possible, its occurrence would depend on correct intellectual analysis in order to have rational reflection of the contradiction of the structure. For Gramsci, dialectics mean three things: interaction between the intellectuals and the masses, explanation of historical developments in the terms of thesis, antithesis, and synthesis, the relation between the substructure and superstructure. Thus, it is the moment when substructure and superstructure interact to each other and create or produce a historic block. ठीक है, अगला जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल थ्योरी, इसके बारे में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में भी आया था 2018 में, और बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ये कहाँ पे है? जर्मनी पे है। और ये मतलब किसी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक मतलब इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, जो 1920s और 30s में बहुत मतलब फल फूल रहा था। और इसमें बहुत सारा मतलब स्कॉलर्स थे, जैसे कि हॉर्कीमियर, एडोर्नो, पोलक, एरिक फॉर्म, उसके बाद न्यूमैन एंड हर्बर्ट मार्क्यूज, ऑल ऑफ देम वन वे और द अदर कंट्रीब्यूटेड मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो सभी ने मार्क्सिस्ट थ्योरी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। ऑफ कोर्स देयर आर मतलब उनके बीच में बहुत सारा मतलब मतबात के मतलब भिन्नता थे, लेकिन फिर भी उनका कुछ कॉमन चीज़ था। ठीक है, तो देयर व्यूज ऑल्सो केम टू बी कॉल्ड, उनके व्यू को क्रिटिकल थ्योरी कहा जाता है। दे वेयर ऑल क्रिटिकल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी। दे वेयर ऑल्सो क्रिटिकल टू द स्टेलिनिस्ट वेराइटी ऑफ सोशलिज्म। तो स्टेलिनिस्ट का जो वेराइटी था सोशलिज्म का, उनको भी उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज किया था। दे आर्ग्यूड दैट मार्क्सिज्म वाज नॉट ए क्लोज सिस्टम. They are more concerned with cultural and ideological issues than with political economy, which is the core of orthodox Marxism. ऑर्थोडॉक्स मतलब जो मार्क्स का पुराना वाला वर्षन है, रूढ़िवादी वाला, ठीक है, कंजर्वेटिव वाला, opposition to all forms of domination. As the very outset, you must understand the context in which they wrote the issues which bothered them. They wrote a period which was marked by the rise of Nazism in Germany. नाजिज्म जर्मनी पे था, और फाशीवाद जो फैसिज्म इटाली पे फेमस था. Moreover, the rise of Stalinism in the Soviet Union, which is totalitarian thrust, was a cause of serious concern for them. They were also aware of the failure of communist movements in Western Europe. Through the critical analysis of such ideologies, they wanted to trace the hidden roots of domination in them. By doing so, they tried to create true consciousness among the masses and prepare them for revolutionary action. Thus, their goal, like Marx, is revolutionary transformation of society, but in a different way. अभी हम देखेंगे क्रिटिक्यू ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म. The Frankfurt School tried to offer a critique of some notion of orthodox Marxism, which had acquired repressive and authoritarian intent in the Soviet Union. जो सोवियत यूनियन में उनका मतलब ऑथोरिटी जो खराब चीज़ किया था एक्चुअली, तो जिन्होंने मतलब सोवियत यूनियन में जो दमनकारी जो चीज़ किया था सत्तावादी इरादे के साथ, तो उसको मतलब खारिज किया था. Some of them even went to the extent of saying that Marxism is not adequate to explain trends like bureaucratization. Like Lucas and Gramsci, they also questioned the Marxian doctrine of historical materialism. हिस्टोरिकल भौतिक जो ऐतिहासिक भौतिक जो थियोरम था, डॉक्ट्रिन था, उसको खारिज किया था Frankfurt School ने भी, which tries to explain all stages of historical developments in economic terms. They argued that the underplays the rule or human subjectivity. In fact, they tried to show that this determinist thrust was the result of Marx's acceptance of positivist methodology of natural sciences in search of emancipation, मुक्ति की तलाश में. The central concern in the writings of Frankfurt School is domination and authority. The argument that is liberal as well as socialist societies
domination and authority are justified in the name of reason, which they call instrumental rationality. In fact, it is the result of application of the positivist methods of natural sciences to social sciences. In natural sciences, we study the physical phenomenon with a view to control and regulate it, but in human sciences, the object of the study of society should not be control and regulate human beings. तो पश्चिमी और पूर्वी समाज में सभी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के उद्देश्य में वर्चस्व जो था वर्चस्व की व्यवस्था को स्थित करना और अधिनायकवादी परिवार संरचनाओं और शिक्षा में समाजीकरण प्रक्रिया को भी आलोचक थी। ठीक है, दे स्टैंड फॉर सेक्सुअल लिबरेशन एज वेल, वो मतलब यौनों की मुक्ति के लिए भी खड़े थे। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ लुकास टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी। लुकास के बारे में आप लोगों को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में क्वेश्चन भी आया है जून 2020 में। व्हाट डिड द जॉर्ज लुकास रिजेक्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को क्यों रिजेक्ट किया, उन्होंने क्या। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट डिड ग्राम्सी मीन बाय हेजीमोनी। जून 2021 में आया है। तो हेजीमोनी के बारे में लिखना है यहाँ पे, और उसका जो ऑर्थोडॉक्स वाला मार्क्सिज्म पोजीशन था वो वाला टॉपिक भी यहाँ पे लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपके बुक का, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल, व्हाट क्रिटिक्यू ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट सोसाइटी डिड ऑफर। दिसंबर 2018 में आया है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, देखिए शॉर्ट नोट वाला आया है फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का कक्षा खत्म करते हैं, और जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।